Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 5 of our NOCET 10 mains NCLEX based test series, NCLEX based MCQ practice series. So first of all congratulations to all because कल हमारा रिजल्ट NOCET प्री का आ चुका है. So you guys qualified that, so congratulations to all very much. And अब हमारा नॉर्सेट मेंस की बारी आ गई है. सो अब आपको एकदम जोरों शोरों के साथ बहुत ही ज़्यादा जी जान लगा के मेहनत करनी है, क्योंकि नॉर्सेट प्री क्लियर हो जाता है तो कोई भी चांस नहीं छोड़ना है कि मेंस में आप रह जाओ, है ना. बिकॉज बेसिकली नॉर्सेट मेंस से ही आपको हॉस्पिटल अलॉट होगा, उसकी रैंक बहुत आपको मैटर करेगी. तो प्लीज़ जितना हो सके जी जान लगा दो. 10 आवर्स 12 आवर्स प्लस पढ़ना पड़े पढ़ो, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करो क्या क्या टॉपिक आपका वीक है. जो हाई टॉपिक है, जो वीक है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, उसको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है. प्लस जितना हो सके पूरा का पूरा सिलेबस एक बार एटलीस्ट पूरा रिवाइज करो. जो हाई टॉपिक वीक है उसको प्रॉपरली अच्छे से रीड करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट उसका स्ट्रॉन्ग करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है. एंड 4 से 5 मॉक टेस्ट दे दो, ज्यादा नहीं देना, 4 से 5 इज मैक्सिमम, ठीक है. एंड यस, बस लगे रहो. अभी का जो वक्त है बस लगे रहो. स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन. तो आज हमारा जो क्वेश्चन है डेट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर से है. डेट इज बेसिकली न्यूमोथोरेक्स टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि न्यूमोथोरेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है नर्स लीजा इन द इमरजेंसी रूम caring for Karen, a 30-year-old woman who has suffered a blunt injury to her chest wall following a car accident. Okay. To identify potential complication like pneumothorax, nurse Lisa needs to know which sign is most indicative. What should she be particularly alert for? सो मतलब इन्होंने सिंपल बोला है कि ब्लंट इंजरी हुई है चेस्ट वॉल में. सो यस, देयर इज वेरी हाई चांस कि न्यूमोथोरेक्स हो सकता है. सो उन्होंने बेसिकली पूछा क्या है कि न्यूमोथोरेक्स में क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या साइंस देखने को मिलता है. सो अगर हम सिंपल वर्ड में बोले न्यूमोथोरेक्स मतलब कि एयर इन द थोरेक्स, तो ये हमारा जो लंग्स है ना बहुत अच्छे से प्रोटेक्टिव है हमारे थोरेक्स कैविटी में, दोनों लंग्स, ठीक है ना. अब यहाँ पे ब्लंट इंजरी हुई है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है, तो क्या होगा, यहाँ से एयर अंदर आएगा एंड अंदर एयर आएगा. अंदर हमारा जो प्रेशर है ना डेट इज -2 mm ऑफ Hg होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है. इंट्राप्लूरल प्रेशर कैसा होता है, नेगेटिव होता है. बाहर एटमोस्फेरिक में हमारा प्रेशर कितना है, 76 mm ऑफ Hg है, जो सबको पता है. अब जैसे ही ये ब्लंट होगा, यहाँ पे ट्रॉमा होगा, तो क्या होगा, बाहर से एयर अंदर आएगी, तो क्या होगा, देयर इज कि पॉजिटिव प्रेशर अंदर डेवलप हो जाएगा. अभी जैसे ही पॉजिटिव प्रेशर अंदर होगा तो क्या होगा, जो लंग्स है ना बेचारा, लंग्स कहाँ हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. लंग्स क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. अब लंग्स कोलैप्स होगा तो क्या होगा कि ये जो लंग्स का काम क्या था, गैसेस एक्सचेंज करना, गैस का एक्सचेंज हो रहा था, है ना, CO2 O2 का एक्सचेंज हो रहा था. अब लंग्स कोलैप्स हो गई, है ना, तो जो गैस का जो एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा. जो सरफेस एरिया है फॉर गैस एक्सचेंज वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, ठीक है ना. हाइपोक्सिया हो गया, है ना, ऑक्सीजन की कमी होगी, और हाइपरकैप्निया हो गया, ठीक है ना, हाइपरकैप्निया हो गया. तो ये होगा. अब इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ठीक है ना. उसके अलावा और क्या होगा, अब खुद सोचो क्या क्या होगा. तो अब जस्ट इमेजिन करो कि लंग्स कोलैप्स हो गया है, जो गैस एक्सचेंज हो रही थी वो प्रॉपर नहीं हो रही थी, टेकिकार्डिया टेकिप्निया तो होगा ही होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, और क्या होगा, जो पेशेंट है वो अपने एक्सेसरी मसल्स यूज करेगा ना सांस लेने के लिए, तो यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स होगा. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमोथोरेक्स दैट इज कि जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे ना, जब आप स्टेथोस्कोप यहाँ पे लगाया यहाँ पे चेस्ट पे, एंड जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो क्या होगा, लंग्स बेचारा तो चिपक गया है ना, वो पूरा कोलैप्स हो गया है, तो क्या होगा, एयर एंट्री क्या होगी, एब्सेंट होगी. वेरी इंपॉर्टेंट. सो एयर एंट्री क्या होगी, एब्सेंट होगी. ब्रेथ साउंड क्या होगा, एब्सेंट होगा. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट. एंड अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया, टेंशन न्यूमोथोरेक्स मतलब कि अगर इंट्राप्लूरल जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि लंग्स की ये जो हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ गया है, एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया है, तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा. अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, देयर इज कॉन्ट्रालेटरल.
कॉन्ट्रालेटरल क्या होगा, दैट ट्रेकिया जो है, यहाँ पे जो ट्रेकिया है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ट्रेकिया डिस्प्लेस हो जाएगा। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल ट्रेकियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ट्रेकियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक्सरे में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, एक्सरे में क्या होगा, अब यहाँ पे पूरा क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, तो क्या कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा। और जो वस्कुलर्स है ना, ये जो वस्कुलेचर्स है, पल्मोनरी वस्कुलेचर्स है, वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, नहीं दिखेगा, ठीक है ना। और डीप सर्कस लाइन होगी, जैसे कि ये रहा, दिख रहा है आपको, ये पूरा ब्लैक हो गया है ना, पूरा ब्लैक हो गया है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको पल्मोनरी वस्कुलेचर दिख रही है, छोटे छोटे से, इफ यू एबल टू एप्रिसिएट दिस पिक्चर, सो यू आर एबल टू सी की बहुत ऐसी पतली पतली सी आपको वस्कुलेचर्स दिख रही होगी, बट यहाँ पे नहीं दिख रही है, पूरा ब्लैक हो रखा है, ठीक है ना। सो ये हमारे एक्सरे में फाइंडिंग होगा। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। रिड्यूस्ड ब्रेथ साउंड अपॉन ऑस्कल्टेशन, यस, है ना। उन्होंने क्या बोला था, नर्स लीजा नीड्स टू नो विच साइन इज मोस्ट इंडिकेटिव। सो ब्रेथ साउंड अपॉन ऑस्कल्टेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। अ डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, बिल्कुल गलत, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑडिबल सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ इंजरी, यस, इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी प्रेजेंट, तो ये भी आंसर हो सकता है, डी पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ बैरल शेप चेस्ट, नो, इट इज सीन इन सीओपीडी पेशेंट में, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है ना, उसमें ये देखने को मिलता है, बैरल शेप चेस्ट। सो ये भी गलत हो गया, तो आंसर या तो होगा ए या तो होगा सी। सी में उन्होंने क्या बोला है कि ऑडिबल सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ इंजरी, तो जब अगर ओपन इंजरी होगी, पेनिट्रेटिंग इंजरी होगी, तो वहां पे आपको सकिंग साउंड आपको हो सकता है, विजिबल हो, सुन सकते हो, है ना। बट द मोर इंपॉर्टेंट, नर्स लीजा फाइंड टू नो विच साइन इज मोस्ट इंडिकेटिव, तो मोस्ट इंडिकेटिव हमारा क्या होगा, ए इज द मोस्ट इंडिकेटिव, क्योंकि लंग्स कोलैप्स हो चुका है प्रॉपरली, एंड वहां पे आपको ब्रेथ साउंड एब्सेंट होगा, एयर एंट्री एब्सेंट होगा, एंड दिस इज द मोस्ट इंडिकेटिव। बाकी इसके अलावा ये सारे साइन है, बट दिस इज द मोस्ट इंडिकेटिव, ठीक है। एंड दिस इज द एक्सरे इज द मोस्ट इंडिकेटिव। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा, दैट आंसर इज ए, ठीक है, ठीक। Coming to the next question, that is, nurse Kim is attending to George, a 65-year-old patient who was recently diagnosed with pneumothorax, ठीक है ना, न्यूमोथोरिक्स। देखो मैं ना न्यूमोथोरिक्स से लाइक आई थिंक 10 से 15 MCQ होगा, सो दैट आपका न्यूमोथोरिक्स टॉपिक ना एकदम अच्छे से निचोड़ के क्लियर हो जाए, ताकि नॉर्सेट में किसी भी तरीके से, किसी तरीके से घुमा के फिर आके क्लिनिकल बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड जैसा MCQ पूछे आप इजिली कर लो, है ना। दैट्स माई टारगेट, एंड ऑल्सो न्यूमोथोरिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लेके आई हूँ। नेक्स्ट में हम सीओपीडी पढ़ेंगे, सीओपीडी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो नर्स जॉर्ज, अ 65-year-old patient who was recently diagnosed with pneumothorax and has had a chest tube inserted, okay. सो न्यूमोथोरेक्स का जो बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है ना, देयर इज नो एनी मेडिकल मैनेजमेंट, देयर इज ओनली द ट्रीटमेंट, दैट इज चेस्ट ट्यूब इंसर्शन किया जाता है, सो दैट जो भी एक्स्ट्रा एयर है वो बाहर आ जाए एंड लंग वापस से क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, ठीक है ना। सो दैट इज द ओनली डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर न्यूमोथोरेक्स, तो इसलिए चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर दिया, ओके। व्हाइल मॉनिटरिंग द चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने आपको प्रॉपरली चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर पूरा कवर करवाया था कि क्या क्या उससे MCQ आ सकता है। सो प्लीज आप मेरी सारी सीरीज देखो, है ना। ये जो हमारी जो मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट किया है फॉर नॉर्सेट 10 मेंस एनक्लिक्स बेस्ड MCQ प्रैक्टिस, प्लीज आज हमारा पार्ट 5 है, सो प्लीज पार्ट 1 2 3 4 सारे देखो। जब आप मील कर रहे हो, जब आप थोड़ा रेस्ट कर रहे हो, तब देख लो, मैं ये नहीं कह रहा अलग से टाइम निकालो, बट इसको प्लीज देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। नर्स कीम ऑब्जर्व्स कंटिन्यूअस gentle bubbling in the suction control chamber, very important, there is water seal chamber, there is suction control chamber, so ये chamber भी पता होना चाहिए आपको। so suction control chamber में क्या हो रहा है, continuous gentle bubbling हो रही है, so what should be her appropriate course of action, and it is the normal finding in the suction control chamber. If it is continuous gentle bubbling, it is normal finding, and if it is water seal chamber, there is intermittent bubbling, then it is normal finding, ठीक है ना। So take no action as this is an expected observation, yes. Examine the system for an air leak as the bubbling should be only be intermittent, बिल्कुल गलत, intermittent कहाँ होना चाहिए था, water seal chamber में होना चाहिए था,
ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सी इमीडिएटली क्लैम द चेस्ट ट्यूब एंड अलर्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिल्कुल गलत। कभी भी चेस्ट ट्यूब को ऐसे क्लैम नहीं करना है अंटिल एंड अनलेस आपको एडवाइस ना किया जाए, ठीक है ना, सो ऐसे क्लैम्प नहीं करते हैं। डी एलिवेट द सक्शन प्रेशर टू मेक द बबलिंग मोर विगरस, सो विगरस बबलिंग अगर होता है सो दैट इज एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है, एंड अगर ये होती है तो हमें इन्फॉर्म करना होता है, तो हम ये क्यों करेंगे, है ना, एबनॉर्मल फाइंडिंग को क्यों करना, गलत। आंसर क्या होगा, ए। देखो यहाँ पे हमने ए पढ़ा, आंसर क्या था, करेक्ट हो गया था। स्टिल हमने बी सी डी ऑप्शन पढ़ा, सो ये इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम में भी अगर आपको ए पढ़ने के बाद लगता है कि यस इट इज करेक्ट, स्टिल यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नर्स जो इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज सस्टेन्ड अ लेटरल क्रशिंग इंजरी टू हिज चेस्ट, ओके, causing obvious right-sided paradoxical motion indicative of multiple rib fractures and a flail chest, ठीक है ना। सो राइट साइडेड पैराडॉक्सिकल मोशन हो रहा है, सो दैट इंडिकेट कि फ्लेल चेस्ट हुआ है क्योंकि मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट क्रशिंग इंजरी, ठीक है। व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड नर्स जॉय बी मोस्ट विजिलेंट इन मॉनिटरिंग फॉर, सो और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि लेटरल क्रशिंग इंजरी हुई है ना, एंड मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हुआ है, फ्लेल चेस्ट हुआ है, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है। सो फर्स्ट हमारा है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। सो पेरिकार्डियल टेम्पोनेट क्या होता है, दे इज द कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड, कहाँ पे, इन द जो हमारा पेरिकार्डियल सैक होता है ना, जो हमारा हार्ट जो है, ये जो पेरिकार्डियल सैक होता है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। सो ये बेसिकली अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है ना, ऐसे कुछ गन वन सा लगता है तो चांसेस होता है। क्रशिंग इंजरी में इतना ज्यादा चांस नहीं होता है, सो ये कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा चांस नहीं है। आगे पढ़ते हैं, ओपन न्यूमोथोरेक्स, यस इट कैन बी, अगर ओपन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, ठीक है ना, सो ये हो सकता है। लेसरेशन ऑफ द ट्रेकिया, सो ट्रेकिया का लेसरेशन मतलब ट्रेकिया के अंदर लेसरेट हो गई है, सो ये भी हो सकता है बट इतना ज्यादा चांस नहीं है। लेसरेशन ऑफ ट्रेकिया बेसिकली कुछ अंदर इंट्रा सर्जिकल कुछ प्रोसीजर होता है तो ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड डी इज द शिफ्ट ऑफ द मीडियास्टिनम, शिफ्ट ऑफ द मीडियास्टिनम का मतलब क्या हो रहा है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। सो एक हमारे बी है, एक हमारा डी है। ए पेरिकार्डियल टेम्पोनेट और लेसरेशन ऑफ ट्रेकिया इतना ज्यादा चांस नहीं है, सो हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हमारे पास ओपन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है या फिर शिफ्ट ऑफ मीडियास्टिनम दैट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। सो यहाँ पे मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स हुआ है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स हुआ है मतलब कि साइड बहुत ज्यादा ओपन हो गई है, सो एयर कहाँ जाएगा, सारा इंट्राप्लूरल स्पेस में जाएगा, है ना, प्लूरल स्पेस में जाएगा। सो यहाँ पे सारा एयर का कलेक्शन होगा। सो ऐसा हो सकता है कि इतना ज्यादा एयर चला जाए कि जो इंट्राप्लूरल जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड देयर इज वेरी हाई चांस कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, शिफ्ट ऑफ मीडियास्टिनम हो सकता है, कॉन्ट्रालेटरल ट्रेकियल डेविएशन हो सकता है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियोस के मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स हुआ है, सो बहुत ज्यादा हाई चांस किसका है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स का, कंपैरिजन टू दिस ओपन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है ना, क्योंकि ओपन न्यूमोथोरेक्स तो हल्का सा भी अगर इंजरी होगी चेस्ट पे, थोड़ा सा भी चेस्ट ओपनिंग होगा तो वहां से एयर जाएगा, तो डेट इज ओपन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है ना। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस किसका है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स का है। आपको मैं शॉर्ट में आपको मैं एक टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरेक्स समझा देती हूँ, डेट इज एक तो हमारा होता है स्पोंटेनियस न्यूमोथोरेक्स, एक होता है हमारा ओपन न्यूमोथोरेक्स, एक होता है हमारा क्लोज न्यूमोथोरेक्स, एंड एक हमारा होता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है ना। सो स्पोंटेनियस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ बुल्ला, है ना, ड्यू टू रप्चर ऑफ बुल्ला, रप्चर ऑफ बुल्ला, जैसे कि इम्फाइसीमा है, इम्फाइसीमा हुआ है ना, सो जो बुल्ला रप्चर हुआ एंड वो बुल्ला रप्चर हुआ तो जो एयर है वो अंदर ट्रैप होगा, धीरे धीरे बढ़ते 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 क्या होगा, इंट्राप्लूरल स्पेस में वो एयर ट्रैप होते होते इंट्राप्लूरल जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और क्या होगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा। सो दैट इज द ड्यू टू रप्चर ऑफ द बुल्ला, एयर जो है वो क्या कर देगा, लंग्स को पुश कर देगा, जैसे कि न्यूमेटोसील रप्चर हो गया, है ना, इम्फाइसीमा हो गया, है ना, सीओपीडी होता है ना, टाइप्स ऑफ सीओपीडी, इम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सो इम्फाइसीमा हो गया। सो दैट इज द स्पोंटेनियस न्यूमोथोरेक्स। एक हमारा होता है ओपन न्यूमोथोरेक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, चेस्ट वॉल डैमेज हो गया, चेस्ट वॉल डैमेज बाय आउटसाइड, है ना, बाहर से चेस्ट वॉल डैमेज हुआ है, जैसे कि रिब फ्रैक्चर हो गया या फिर कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, एयर बाहर से अंदर आ रही है, एयर बाहर से अंदर आ रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लूरल कैविटी प्रेशर जो है
वो इक्वल हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। सो दैट इज द ओपन न्यूमोथोरेक्स। एक होता है हमारा क्लोज्ड न्यूमोथोरेक्स। तो यहाँ पे चेस्ट वॉल लेट्स सपोज पंक्चर हुई है ना, और एयर यहाँ पे या तो चेस्ट वॉल पंक्चर हो सकता है बट वो क्लोज रहेगा, चेस्ट वॉल पंक्चर हो सकता है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हो सकती है, एयर लीक फ्रॉम रप्चर्ड ब्रोंकस। कैसे, लेट्स सपोज इंट्यूबेशन कर रहे थे या फिर सेंट्रल लाइन इंसर्शन हो रहा था, है ना, सो इन दैट केस है ना, मैकेनिकल वेंटिलेशन हो गया, सेंट्रल लाइन इंसर्शन हो गया, ठीक है ना, थोरैकोसिंथेसिस प्रोसीजर हो रहा था फॉर लंग बायोप्सी के लिए, सो बिकॉज ऑफ दैट क्लोज न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस होते हैं। और टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा, बेसिकली जो प्लूरल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर प्लूरल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बेसिकली क्या होगा, जो वेन्स है ना, दैट इज सुपीरियर वेना कवा वेन, इंफीरियर वेना कवा वेन, वो क्या हो जाएगा, किंकिंग हो जाएगा। क्यों किंकिंग हो जाएगा, क्योंकि जो मीडियस्टिनम जो है वो शिफ्टिंग हो गई, ट्रेकिया कॉन्ट्रोलेटरल डिस्प्लेस हो गया, सो बिकॉज ऑफ दैट जो इंफीरियर वेना कवा था एंड सुपीरियर वेना कवा था वो भी क्या हो जाएगा, किंक हो जाएगा। अब वो किंक होगा तो क्या होगा, जो वीनस रिटर्न है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइपोटेंशन होगा तो पेशेंट में शॉक वाले सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा, तो पेशेंट में शॉक भी होगा, एंड दिस इज द इमरजेंसी कंडीशन। टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन होता है, फटाफट मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है, अदरवाइज पेशेंट शॉक में फिर डेथ भी हो सकती है ना। सो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स टाइलोर is preparing to educate Jordan, a patient who has experienced a spontaneous pneumothorax, ठीक है ना, spontaneous pneumothorax, about his condition. For effective teaching, nurse Taylor's understanding of spontaneous pneumothorax would be based on which of the following? देखो आ गए ना, तो अब आप खुद इसका आंसर बता पाओगे। The unaffected lung will also collapse if not treated urgently। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो दोनों हमारे लंग्स है ना वो प्रॉपरली अलग अलग हमारे प्लूरल कैविटी में इंक्लोज होते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये लंग कोलैप्स हुआ तो ये लंग्स भी कोलैप्स हो जाएगा, है ना, सो ये गलत हो गया। देयर एग्जिस्ट एन इंक्रीज नेगेटिव प्रेशर विद इन द चेस्ट कैविटी। इंक्रीज नेगेटिव प्रेशर नहीं होता है, बल्कि अगर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हो, अगर न्यूमोथोरेक्स होगा तो ऑफ कोर्स वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली लंग्स कोलैप्स हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी द हार्ट and the major vessels will shift towards the side with the pneumothorax। तो ये कहाँ पे होता है, ये हमारा होता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स में, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में नहीं होता है, इतना ज्यादा एयर कलेक्ट नहीं होता है कि लाइक जो हमारा मेजर वेसल्स है वो शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा टेंशन न्यूमोथोरेक्स में होगा। डी इनहेल्ड एयर विल लीक फ्रॉम द लंग्स इनटू द प्लूरल स्पेस, एंड दिस इज द करेक्ट, बिकॉज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में क्या हो रहा है कि जो ब्लेब है, जो बुल्ला है वो रप्चर हो गई है, तो जो भी एयर हम इनहेल करेंगे वो क्या हो रहा है, वहीं पे एक्यूमुलेटेड होता जा रहा है ना। सो इनहेल्ड एयर विल लीक फ्रॉम द लंग इनटू द प्लूरल स्पेस, एंड वो एयर कलेक्ट होते होते क्या करेगा, जो लंग्स को पुश करेगा, एंड जो लंग्स है वो कोलैप्स होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स एलिसन इज केयरिंग फॉर अवा, अ पेशेंट newly diagnosed with spontaneous pneumothorax. Ava appears anxious and complain of acute stabbing pain in her chest. What intervention should nurse Allison prioritize in this situation? Assisting the client into Fowler's position. Yes, it is important, क्योंकि कभी भी कुछ भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तो हमें पेशेंट को Fowler's पोजीशन देते हैं, तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ईज होता है, सांस लेने में ईज होता है। बी एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावीनस एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो पेन हो रहा है वो बिकॉज ऑफ न्यूमोथोरेक्स की वजह से हो रहा है, तो हमें कॉज को पहले ट्रीट करना है। जस्ट आप एनाल्जेसिक्स दे दोगे तो इससे पेशेंट का पेन रिड्यूस नहीं होगा, अगर होगा भी तो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी, ठीक है ना। सी एडमिनिस्ट्रिंग सबक्यूटेनियस हेपेरिन, बिल्कुल गलत, कोई सेंस ही नहीं है। डी प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। तो देखो, एक तो हमारा आंसर ए हो सकता है या फिर हमारा आंसर डी हो सकता है, बट अभी मैंने क्या बताया कि कभी भी अगर न्यूमोथोरेक्स की बात बोले ना तो इसका जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट होता है, दैट इज चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, क्योंकि अगर आपने चेस्ट ट्यूब इंसर्ट नहीं किया तो लंग कोलैप्स होगा, एंड कोलैप्स होते होते और ज्यादा एयर बिल्ड होते होते टेंशन न्यूमोथोरेक्स में कन्वर्ट हो सकता है, सो पेशेंट शॉक में डेथ भी हो सकता है। सो जब भी पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द प्रायोरिटी इज ऑलवेज यू हैव टू इंसर्ट द चेस्ट ट्यूब। कहाँ इंसर्ट करते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस
मिड एक्सिलरी लाइन में इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। सो यस इट इज इंपॉर्टेंट कि फॉलोअर पोजीशन देना है, बट फॉलोअर पोजीशन देने से पेशेंट का न्यूमोथोरेक्स रिजॉल्व नहीं होगा। आपका इंटरवेंशन जो बेस्ट है, प्रायोरिटाइज है, दैट इज द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, ठीक है। सो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स एमिली इज प्रिपेयरिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन for Sophia, a young female patient who has recently been treated for pneumothorax. As part of the education, Emily plans to include sign and symptoms जो कि अभी मैंने आपको बताया of pneumothorax. She could instruct Sophia to seek medical assistance if she experience which of the following: A. Frequent episode of heart palpitations. B. Intense shortness of breath. C. Feeling dizzy upon standing up. डी पेन बिलो द ब्रेस्ट बोन। एंड आई थिंक इसका आंसर आप बता सकते हो। प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ऐसा कौन से सिम्टम्स शी शुड इंस्ट्रक्ट सोफिया टू सीक मेडिकल असिस्टेंस इफ शी एक्सपीरियंस विच ऑफ दैट फॉलोइंग सिम्टम्स। आइए बस समझिए, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नर्स ओलिविया caring for Rachel, a 55-year-old female patient with a pneumothorax, okay, who has had a chest tube inserted and connected to water sealed drainage system. Very important. To avoid potential air leak from the chest tube, what should nurse Olivia prioritize? मतलब कि एयर लीक ना हो फ्रॉम द चेस्ट ट्यूब, तो ऐसा क्या करोगे आप कि एयर लीक होने के चांसेस ना हो। ए. मेंटेनिंग द हेड ऑफ द बेड एट अ स्लाइट एलिवेशन। यस इट इज इंपॉर्टेंट कि बेड थोड़ा सा एलिवेट करके रखेंगे सो दैट पेशेंट को अगेन क्या लेने में इजी हो, सांस लेने में इजी हो, ब्रीदिंग में इज हो, ठीक है ना। सो यस इट इज इंपॉर्टेंट, बट यहाँ से लीकेज का कोई लेना देना नहीं है, लीकेज से आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो इससे, तो ये गलत हो गया। बी. इंश्योरिंग दैट द चेस्ट ट्यूब रिमेन्स पेटेंट। यस इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें चेस्ट ट्यूब को पेटेंट रखना है सो दैट जो भी इंट्राप्लूरल स्पेस में लेट सपोज कोई भी फ्लूइड या फिर वाटर या फिर एयर कलेक्टेड है वो इजिली बाहर आ जाए, है ना। सो ड्रेनेज के लिए, प्रॉपर ड्रेनेज के लिए चेस्ट ट्यूब को पेटेंट रखना जरूरी है। सो इट इज अगेन एयर लीकेज से कोई लेना देना नहीं है। सी. पोजिशनिंग द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लोअर देन द पेशेंट्स chest level. Again it is important for proper drainage of the fluid, water, air, whatever inside the pleural space. So it is again not related to leakage. D. Verifying and securely taping all tube connection, and it is very important so that आप properly चेस्ट ट्यूब से, चेस्ट वॉल से प्लस जो हमारा वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है वहां से आपको प्रॉपरली जो ट्यूबिंग है उसको प्रॉपरली कनेक्टेड करना है, प्रॉपरली टेप करना है सो दैट कहीं से एयर लीकेज ना हो, कहीं एयर एंटर ना हो, ना एयर अंदर जाए ना एयर बाहर आए वहां से, ठीक है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाइल अटेंडिंग टू एथान अ पेशेंट विथ अ न्यूमोथोरेक्स who has a chest tube inserted, nurse Kate should incorporate which of the following into her care plan? So न्यूमोथोरेक्स है, चेस्ट ट्यूब लगाया है, ऑफ कोर्स क्योंकि चेस्ट ट्यूब ही इसका मैनेजमेंट है, तो कौन सा केयर आप इनकॉर्पोरेट करोगे? नर्स केट शुड इनकॉर्पोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू हर केयर प्लान? ए. प्रोवाइड कफ सप्रेसेंट्स एट रेगुलेटेड टाइम्स एज प्रिस्क्राइब। बिल्कुल ही गलत। देखो पेशेंट न्यूमोथोरेक्स का ना लंग्स क्या हो गया, लंग्स कोलैप्स हो रखा है बेचारा। अब लंग्स को हमें री एक्सपेंड करना है, उसके लिए हमने चेस्ट ट्यूब तो लगा दिया है, प्लस हमें पेशेंट को और बताना है कि आपको कफ करते रहना है, कफ करना है, ठीक है ना, एम्बुलेट होते रहना है सो डेट कफ करेंगे तो क्या होगा, जो भी सिक्रेशंस वगैरह वो क्या होगा, बाहर आएगा, है ना। तो धीरे धीरे लंग्स क्या होगा, उसको एक्सपेंड होने में थोड़ा इजी होगा, लंग्स एक्सपेंड होने में और ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। सो ये गलत हो गया। एडवोकेट फॉर कफिंग, deep inhalation and arm mobility on the side with the pneumothorax, very important। देखो कफिंग करेंगे, ऑफ कोर्स सिक्रेशन बाहर आएगा, जो लंग्स जो कोलैप्स हो गया था वो धीरे धीरे एक्सपेंड होगा। अगेन डीप इनहेलेशन करेंगे, वो भी क्या करेगा, लंग्स एक्सपेंड होने में हेल्प करेगा, और आर्म मोबिलिटी भी लंग्स एक्सपेंड होने में हेल्प करेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट। सी है ड्रेन एंड क्वांटिफाई द फ्लूइड इन द कलेक्शन चैम्बर ड्यूरिंग इच शिफ्ट। यस इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें जो कलेक्शन चैम्बर है उसमें हमें प्रॉपरली देखना है कि वो ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड
ईच शिफ्ट में हमें लाइक ड्रेन करने की जरूरत नहीं है, लाइक बार बार एम्प्टी करने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू जस्ट मेजर, क्योंकि उसमें मार्किंग होती है तो हम जस्ट मेजर करते हैं कि हाँ कितना उसमें कलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। सो ड्रेन एंड क्वांटिफाई द फ्लूइड इन द कलेक्शन चैम्बर, ईच शिफ्ट इज नॉट द एप्रोप्रिएट आंसर, लाइक एवरी टाइम हमें ड्रेन नहीं करना है, वो उसमें आता है, सो हम प्रॉपर्ली उसमें क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। डी, यूटिलाइज क्लैम्प्स बीनीथ द इंसर्शन साइड व्हेन असिस्टिंग द पेशेंट टू गेट आउट ऑफ बेड, बिल्कुल भी गलत। अगर पेशेंट बैठ रहा है, उठ रहा है, वॉशरूम जा रहा है, तो इट इज नॉट लाइक कि आपको क्लैम्प करना है, क्लैम्प नहीं करना है, क्योंकि क्लैम्प क्यों करोगे, क्लैम्प करोगे तो वापस से हमने क्यों लगाया चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, सो दैट पेशेंट का जो लंग्स है वो रीएक्सपेंड हो जाए। आप क्लैम्प कर दोगे तो पेशेंट का लंग्स फिर से कोलैप्स हो जाएगा ना, है ना। तो बिल्कुल भी ये नहीं करना है। तो डी भी गलत है, सी भी गलत है, आंसर क्या है, बी है। अगर पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स है, पेशेंट को चेस्ट ट्यूब लगा हुआ है, पेशेंट को हमें बोलना है कफ करते रहना है आपको, एम्बुलेट करते रहना है आपको, ठीक है ना, डीप इनहेलेशन करना है आपको, सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। सो ये हमें एडवाइस करना है पेशेंट को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स मैथ्यू इज केयरिंग फॉर सोफिया, a 40-year-old patient diagnosed with spontaneous pneumothorax, ठीक है। A chest tube needs to be inserted and nurse Matthew must explain its primary function to Sophia. What is the best explanation he should provide? A, the tube will extract excess air from your chest cavity. Yes, it is correct, क्योंकि हम जो ट्यूब लगाते हैं उसका बेसिकली यही काम होता है कि जो भी एक्सेस एयर है या एक्सेस वाटर है या फ्लूइड है या ब्लड है वो बाहर आ जाए, है ना। सो यस, इट इज करेक्ट। बी है, द ट्यूब विल सिफोन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम योर चेस्ट, द ट्यूब विल सिफोन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम योर चेस्ट। द सी है, द ट्यूब विल रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग योर चेस्ट। ये तो बिल्कुल गलत है कि ये जो ट्यूब है ये ऐसा नहीं कि वो लाइक एयर अंदर ये बाहर करता है, रेगुलेट नहीं करता है। डी, द ट्यूब विल प्लग द पंक्चर इन योर लंग, बिल्कुल गलत। सो आंसर क्या हुआ, द ट्यूब विल एक्सट्रैक्ट एक्सेस एयर फ्रॉम योर चेस्ट कैविटी, है ना। जो भी एक्सेस एयर होता है उसको क्या करते हैं, चेस्ट कैविटी से बाहर कर देता है। सो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स कार्लोस इज, आपको यहाँ पे सिफोन का मीनिंग पता है? सिफोन का मीनिंग होता है कि जैसे कि आपने कभी देखा होगा, जैसे कि बड़े बड़े जैसे कि लेट्स सपोज टैंकर है ना, टैंक है, सो बड़ा सा टैंक है, उससे हमें पानी निकालना, तो हम पाइप को अंदर डालते हैं एंड एक एंड पाइप से, मतलब एक एंड पाइप को हमने टैंक में डाल दिया, एक एंड से हमने दूसरे पॉट में ले लिया बर्तन, सो वो पूरा लाइक उस ट्यूबिंग से आ रहा है ना पानी, सो दैट इज द सिफोन बोलते हैं उसको। सो द ट्यूब विल सिफोन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम योर चेस्ट, सो ये भी नहीं करता है ना, द ट्यूब विल सिफोन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम योर चेस्ट, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। द बेस्ट आंसर क्या होगा, द ट्यूब विल एक्सट्रैक्ट एक्सेस एयर फ्रॉम योर चेस्ट कैविटी। जो भी एक्सेस एयर अंदर है जो बाहर से आई थी या फिर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स जो भी अंदर एयर कलेक्ट हुई थी उसको बाहर करता है ना। सो दैट इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स कार्लोस इज मैनेजिंग द केयर ऑफ इथान, a 50-year-old patient who was treated for a pneumothorax with a chest tube insertion. Okay, Carlos needs to assess whether Ethan is ready to have his chest tube removed or not. What is the best measure to determine this? तो अगर हम चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं फॉर न्यूमोथोरेक्स के लिए, तो हम लाइक कैसे डिसाइड करते हैं कि यस अब चेस्ट ट्यूब बाहर करने की नीड है कि नहीं है? तो ऑफ कोर्स एक्सरे देखते हैं, एक्सरे से हमें पता चलता है कि जो लंग्स है वो प्रॉपरली एक्सपेंड हुआ है कि नहीं हुआ है ना। सो ए है, सिग्निफिकेंट ड्रेनेज बीइंग नोटेड फ्रॉम द चेस्ट ट्यूब, सो नहीं, बिल्कुल गलत। अगर सिग्निफिकेंट ड्रेनेज आ रहा है तो इट मींस अभी अंदर है, अभी अंदर फ्लूइड वाटर अभी कलेक्टेड है, तो जब तक वो प्रॉपरली ड्रेन ना हो जाए तो हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। सो ये हमारा गलत हो गया। बी, लैक ऑफ फ्लक्चुएशन इन द वाटर सील चैम्बर व्हेन नो सक्शन इज अप्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ फ्लक्चुएशन, वाटर सील चैम्बर में मैंने आपको बताया था कि फ्लक्चुएशन होता है ना, फ्लक्चुएशन होता है जब हम ब्रीदिंग इन एंड आउट करते हैं तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता रहता है। सो दैट फ्लक्चुएशन इज नॉर्मल, है ना। बट अगर ये फ्लक्चुएशन ऑफ होता है तो 4 कंडीशन में होता है, उसमें से एक कंडीशन क्या है कि अगर लंग री एक्सपेंड हो जाता है, लंग री एक्सपेंड हो जाएगा, तो अगर सक्शन व्हेन नो सक्शन इज अप्लाइड, वहां पे क्या होगा, फ्लक्चुएशन स्टॉप हो जाएगा। फ्लक्चुएशन स्टॉप हो गया, इट मींस कि लंग्स क्या हो गया है, री एक्सपेंड हो चुके हैं। तो यस, इट इज द इंडिकेशन। सी है, कंटिन्यूड
एविडेंस ऑन द चेस्ट एक्सरे दैट द लंग इज 35% डिफ्लेटेड, बिल्कुल गलत। अगर लंग्स 35% डिफ्लेटेड है तो आप क्यों उसको जो चेस्ट ट्यूब है वो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? लंग्स शुड बी फुल्ली एक्सपेंड होना चाहिए ना, ये गलत हो गया। डी, नॉर्मल लेवल इन द एबीजी रिपोर्ट, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एबीजी बेसिकली क्या बताएगा? गैसोस एक्सचेंज बताएगा। एबीजी बेसिकली पीएच, पीसीओ2, बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्ली गैस एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हम चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं पेशेंट का सैचुरेशन नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट का गैसोस एक्सचेंज जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो एबीजी प्रॉपर्ली डिटरमाइन नहीं करेगा कि चेस्ट ट्यूब को आउट करना है कि नहीं करना है। एक तो एक्सरे से पता चलेगा कि लंग्स जो है प्रॉपर्ली एक्सपेंड हो चुका है कि नहीं हो चुका है। एंड सेकंड हमारा फ्लक्चुएशन से पता चल जाएगा कि हाँ फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, इट मींस लंग्स प्रॉपर्ली रीएक्सपेंड हो चुके हैं। अब एक्सरे कराते हैं एंड हम चेस्ट ट्यूब को आउट करते हैं। तो आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्स एमिली इज अटेंडिंग टू माइक अ 45-year-old मैन who was admitted following a motor vehicle accident and has been intubated. ठीक है ना? When the high pressure alarm on the ventilator sounds, nurse Emily quickly perform an assessment and notices an absence of breath sound in the right upper lobe of Mike's lung. Very important. एक तो जो वेंटिलेटर में हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है, हाई प्रेशर अलार्म कब आता है? जब मतलब कि वेंटिलेटर को ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है टू गिव दैट एयर। अगर उस एयर को देने के लिए, लंग्स तक सप्लाई करने के लिए वेंटिलेटर को ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, तो हाई प्रेशर अलार्म आता है ना, हाई प्रेशर अलार्म आएगा। तो एक तो हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है, एंड सेकंड क्या हो रहा है कि राइट अपर लोब में जब ऑस्कल्टेट कर रहे हैं तो ब्रेथ साउंड क्या हो रखा है? अब्सेंट हो रखा है। व्हाट शुड नर्स एमिली इमीडिएटली असेस फॉर एडिशनल साइन ऑफ? ए, डिसलोकेशन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो देखो अगर ईटी ट्यूब डिसलोकेट होगा तो यस हाई प्रेशर अलार्म आता है, बट अगर ईटी ट्यूब डिस्प्लेस होगा तो ओनली राइट अपर लोब में ब्रेथ साउंड अब्सेंट नहीं होगा। इट्स लाइक कि होल लंग्स में है ना, होल राइट लंग्स में ब्रेथ साउंड अब्सेंट होगा या दोनों लंग्स में अब्सेंट होगा। इट इज नॉट लाइक कि एक पर्टिकुलर साइड पे अब्सेंट होगा। सो ये हमारा गलत हो गया। बी, प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इट इज नॉट रिलेटेड टू कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो हाई प्रेशर अलार्म आएगा या फिर आपको जो ब्रेथ साउंड है वो अब्सेंट होगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है बेसिकली जो ब्लड क्लॉट्स है वो आके आपके पल्मोनरी वेस्कुलेटर में, पल्मोनरी वेसल्स में आके स्टक हो गया है। सो यहाँ पे आपको हाई प्रेशर अलार्म या फिर लो प्रेशर अलार्म एज सच नहीं दिखेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ब्रेथ साउंड अब्सेंट नहीं होगा। पेशेंट में आपको लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया देखने को मिलेगा। सो ये भी गलत हो गया। सी है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यस, सो ARDS में भी हाई प्रेशर अलार्म आता है। हाँ, ARDS में बेसिकली क्या होगा? लंग्स में पानी भर गया। सो जो एल्वियोलाई है वो प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं हो रही है। सो यहाँ पे भी आपको हाई प्रेशर अलार्म आएगा, बट जो ब्रेथ साउंड जो है वो अब्सेंट नहीं होगा। अगर ब्रेथ साउंड अब्सेंट भी होगा तो वो डिफ्यूज होगा, पूरा लंग्स में होगा। इट इज नॉट पर्टिकुलर एक साइड पे होगा कि आपको जस्ट राइट अपर लोब में अब्सेंट हो गया ब्रेथ साउंड। सो ये ऐसे नहीं होगा, डिफ्यूज होगा। सो ये भी हमारा गलत हो गया। डेवलपमेंट ऑफ राइट साइडेड न्यूमोथोरेक्स, इट इज इंपॉर्टेंट। एक तो न्यूमोथोरेक्स है, लंग्स कोलैप्स हो गया है, ये हमारा लंग्स है, ये लंग्स कोलैप्स हो गया है। तो अब वेंटिलेटर जो एयर पुश कर रहा है उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि लंग्स पूरा कोलैप्स हो रखा है, तो उसको एकदम ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो इसलिए हाई प्रेशर अलार्म आएगा। सेकेंडली, लंग्स कोलैप्स हो गया है, तो जब आप ऑस्कल्टेट कर रहे हो तो आपको क्या हो रहा है कि ब्रेथ साउंड क्या हो गया? अब्सेंट हो गया। आपको ब्रेथ साउंड या फिर एयर एंट्री क्या है? वो अब्सेंट है। तो आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स रॉबर्ट इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट विद अ क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम एंड नोटिसेस कंटिन्यूअस bubbling in the water seal chamber. What conclusion should nurse Robert draw from this observation? The chest tube is experiencing an obstruction. बिल्कुल गलत। B, the patient is suffering from a pneumothorax. Pneumothorax से suffering था तभी तो हमने chest drainage system लगाया था, तो ये भी गलत हो गया। The drainage system is operating as expected. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि water seal chamber में अगर continuous bubbling आ रहा है, it means the drainage system has an एयर लीक प्रेजेंट। तो आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स एंड्रयू इज केयरिंग फॉर सारा। देखो मैं एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि एक्सप्लेन करने से फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करना, आपको ये आना चाहिए। यू शुड एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज द टाइम इज वेरी नियर, है ना। फॉर नॉर्सिट मेंस टाइम इज वेरी नियर कि नॉर्सिट मेंस का एग्जाम आने वाला है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आई एम जस्ट शोइंग यू टाइप ऑफ एमसीक्यू जो इन एग्जाम में आ सकता है, जो आपको करना आना चाहिए कि हाँ कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए। तो थ्योरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, थ्योरी आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अब आप इस टाइम पे प्लीज ये मत करना कि क्योंकि आजकल लाइक पैसे के लिए लोग क्या करेंगे, अलग अलग कोर्सेज आने लग जाते हैं कि नॉर्सिट मेंस के लिए ये पढ़ो वो पढ़ो। सो ऐसा नहीं करना है। देखो आपने नॉर्सिट प्री क्लियर कर लिया ना, इट मीन्स कि यू कैन क्रैक नॉर्सिट मेंस ऑल्सो बाय योर दैट थ्योरी जो आपने नॉर्सिट प्री के टाइम पढ़ा था। तो आपको इस टाइम पे कोई न्यू टॉपिक न्यू थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड कि वट एवर योर थ्योरी जो भी आपने पढ़ रखा है उसको और रिवाइज कर लो। एंड जो टॉपिक आपने प्री एग्जाम दिया तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी टॉपिक मेरी वीक है, उस टॉपिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो और टेस्ट सीरीज दे दो। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो मॉक टेस्ट दे दो, है ना। सो 3 to 4 5 मॉक टेस्ट दे दो टिल एग्जाम तक। उसको प्रॉपरली एनालाइज करो, जो जो गलती हो रही है उसको आप बस उस गलती को, उस मिस्टेक को आप मतलब फिक्स करते रहो। सो दैट्स ओनली द थिंग यू नीडेड इन दिस लास्ट टाइम। ना कि आप न्यू थ्योरी स्टार्ट कर दो, न्यू टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो, अलग अलग कोचिंग के नोट्स देखना स्टार्ट कर दो। ये बिल्कुल नहीं करना है। ये करने से मतलब कि आपका नॉर्सिट मेंस में रैंक नहीं आएगा, बिल्कुल लिटरली नहीं आ पाएगा अगर आपने अलग अलग कोचिंग के नोट्स अभी लास्ट टाइम पे देखने लगोगे तो, ठीक है ना। सो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स एंड्रयू इज केयरिंग फॉर सारा, a patient who is recumbent है and immobilized for an extended period, for long time तक वो immobilized patient है। एंड्रयू understand that Sarah's lung ventilation could be compromised, of course compromised होगा, that's why patient की सर्जरी होती है तो हम क्या बोलते हैं कि स्पायरोमीटर देते हैं उसको, है ना, स्पायरोमेट्री करो, है ना, प्लस जितनी जल्दी से जल्दी हो सके एम्बुलेट करो सो दैट लंग्स कोलैप्स ना हो, एटिलेक्टेसिस ना हो, लंग कोलैप्स हो जाता है ना। आपने पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पढ़ा होगा ना, उसमें कॉम्प्लिकेशन पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा एटिलेक्टेसिस, है ना, ठीक है। लीडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, इट मीन्स उन्होंने सिंपल पूछा है कि पेशेंट जो है वो इमोबिलाइज्ड है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, क्या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ए है स्मॉल रेस्पिरेशन एंड हाइपोवेंटिलेशन, सो स्मॉल रेस्पिरेशन इज द डीप लेवल ब्रीदिंग, सो ये बेसिकली उतना देखने को नहीं मिलता है। बी अपन्यूस्टिक ब्रीदिंग, एटिपिकल न्यूमोनिया एंड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, बिल्कुल गलत। अपन्यूस्टिक ब्रीदिंग बेसिकली अगर कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, कुछ ब्रेन इंजरी हुई है तो दिखने को मिलता है। इट इज नॉट सीन कि अगर पेशेंट इमोबिलाइज्ड है फॉर लॉन्ग टाइम तक तो अपन्यूस्टिक ब्रीदिंग होगा या फिर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा, ये भी गलत हो गया। सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एटिलेक्टेसिस एंड हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया, यस इट इज करेक्ट। देखो क्यों, देखो सबसे पहले हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया क्यों हो रहा है, क्योंकि पेशेंट इमोबिलाइज्ड है फॉर लॉन्ग टर्म तक, प्रॉपरली कफ नहीं कर रहा है, प्रॉपरली डीप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो फ्लूइड, जो अंदर जो सिक्रेशंस है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वो बाहर अच्छे से आ नहीं रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइपोस्टैटिक न्यूमोनिया हो गया। न्यूमोनिया हो गया एंड क्या होगा, लंग्स क्या होगा, कोलैप्स होगा, प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, है ना। पेशेंट जो है प्रॉपरली कफ नहीं कर पा रहा है, डीप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट एटिलेक्टेसिस होगा। एंड देन थर्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, क्योंकि लंग्स में न्यूमोनिया हो गया, पानी भर गया है, एटिलेक्टेसिस हो गया, सो प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। तो सी जो है वो तीनों के तीनों ऑप्शन सही लग रहा है। डी पढ़ते हैं, चेनी स्टोक्स रेस्पिरेशन, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स ऐसे नहीं होता है, लेकिन अगर पेशेंट इमोबिलाइज्ड है तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस नहीं होता है, वो बेसिकली बुल्ला रप्चर्स होते हैं तभी होता है। एंड सेकंड चीनी स्टोक्स रेस्पिरेशन भी अगर ब्रेन इंजरी होती है तो देखने को मिलता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इज द मोर एक्यूरेट आंसर, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नहीं क्वेश्चन थे हमारे पास आज रिलेटेड टू न्यूमोथोरेक्स। आई होप आपका ये जो टॉपिक है न्यूमोथोरेक्स वो क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपने ये टॉपिक नोट्स बना ही रखा होगा, आपने उसको रिवाइज कर लो। अगर आपको वीक लग रहा है कि यस मुझसे ये एमसीक्यू नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक को प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज करो। यस, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब रिवाइज कर रहे हो ना, हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि पूरा का पूरा सिलेबस एटलीस्ट वन टाइम हमें रिवाइज करके जाना है, क्योंकि इट्स लाइक 18-19 डेज का ड्यूरेशन हो जाता है ना नॉर्सिट प्री से मेंस में।
तो देयर इज वेरी हाई चांस कि हम भूल जाते हैं चीजों को। तो एक बार तो एटलीस्ट रिवीजन करके जाना है सारा का सारा, ठीक है। एंड जो वीक है उसको एक दो बार तीन बार रिवाइज कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब भी रिवाइज करो ना तो एक्टिव रिकॉल करो, इट्स नॉट कि जस्ट आप नोट्स ओपन कर लिया और आप पढ़ रहे हो। जब आप नोट्स ओपन करोगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा सब आता है मुझे, सब आता है, सब आता है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या चीजें भूल गए हो। एंड सेकेंड थिंग कि एग्जाम में क्या होगा कि अब 3 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा यार ये आता तो था, ये क्या होगा, इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा क्योंकि आपने एक्टिव रिकॉल नहीं किया है। तो प्लीज एक्टिव रिकॉल करो, रिवाइज प्रॉपरली करो, इधर उधर अपना लाइक मत देखो कि अलग अलग कोचिंग अलग अलग अपना कोर्स लेके आ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, है ना। दे आर जस्ट डूइंग फॉर देयर बेनिफिट, है ना, उनको करना है क्योंकि उनको पैसे चाहिए। बट आपको क्या चाहिए, आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, तो आप अपना माइंड यूज करो, आप अपनी तरीके से चलो, ठीक है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, यस। अगर कोई भी यूट्यूब पे अगर एमसीक्यू आ रहा है तो वो कर लो प्रैक्टिस, बट कोई कोर्स कोई न्यू नोट्स वगैरह मत गैदर करो, ठीक है ना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते